नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारी खास पेशकश ऐलनाबाद का महासंग्राम जारी है। ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ गई है। ऐलनाबाद के चुनावी रण में कूदने के लिए सियासी सूरमा भी कमर कस चुके हैं। तमाम पार्टियों ने अपने योद्धाओं को चुनावी रण में उतार दिया है, लेकिन सभी पार्टियां अब पूरी ताकत के साथ आगामी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में ऐलनाबाद उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। बता दें कि सिरसा के श्री बाबा ताराजी कुटिया में बीजेपी जेजेपी के जिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, जिसमें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, चुनाव प्रभारी सुभाष बराला समेत कई दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए दिशा निर्देश दिए जाएंगे। तो आज बीजेपी और जेजेपी का सम्मेलन है। श्री बाबा ताराजी कुटिया में यह सम्मेलन होगा। दोपहर 2 बजे का समय रखा गया है। जिस तरीके से कल बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार गोविंद कांडा ने नामांकन किया और बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता उसमें शामिल हुए। सांसद सुनीता दुग्गल शामिल हुई, सुभाष बराला शामिल हुए, ओपी धनखड़ शामिल हुए, प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी जोर आजमाइश इस चुनाव के लिए लगाई जा रही है तीनों पार्टियों की तरफ से। लेकिन बात करें अभी तक कांग्रेस ने और इनेलो की तरफ से अभी तक जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। तो ये तो 2 तारीख को ही जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि जीत किसकी होती है। लेकिन तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। जिस तरीके से कल गोविंद कांडा ने नामांकन भरा और जो काफिला वो लेकर निकले थे और पूरे काफिले के साथ वो नामांकन भरने गए और उन्होंने साफ कह दिया है कि भले ही ये इनेलो का गढ़ रहा हो, लेकिन जो लोग वहां पे सिरसा के लोग हैं, जो उन्होंने समाज सेवा की है, वहां पे जन हितैषी के रूप में वो वहां पे सामने आए हैं और उन्होंने लोगों के लिए जो काम किए हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उन्हें जरूर वोट देंगे। तो जिस तरीके से गोविंद कांडा को बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो भले ही हम बात करें इनेलो का गढ़ रहा हो ऐलनाबाद, लेकिन जो एक चेहरा है गोविंद कांडा का सिरसा में, वो उनके लिए प्लस पॉइंट जरूर है। अभी महज कुछ दिन पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित तिवारी जुड़ चुके हैं। अमित, बात करूं, आज बीजेपी और जेजेपी की तरफ से सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जो आगे के दिशा निर्देश हैं, उन पे मंथन भी किया जाएगा, चर्चा भी की जाएगी। क्या जानकारी है? जी बिल्कुल अनु, इस उपचुनाव को लेकर जो है वो मंथन किया जाएगा। दरअसल तमाम मुद्दे हैं उपचुनाव के कार्यकर्ताओं से साझा करने जरूरी हैं और एक संयुक्त बैठक जेजेपी की और बीजेपी की संभवतः पहली बार ही सिरसा में ऐसी बैठक होने जा रही है और वो भी उपचुनाव को लेकर तमाम चर्चाएं होंगी। किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को आगे चुनाव का अभियान बढ़ाना है, नीतियां जो है वो कैसे पहुंचानी है, क्या क्या मुद्दे हैं उनको लेकर इनपुट्स भी जुटाने हैं कार्यकर्ताओं से। हर कार्यकर्ता अपना, चाहे वो ऐलनाबाद हल्के का हो, चाहे डबाली का हो, चाहे सिरसा का हो, या फिर जो रानिया या कालांवाली जो 5 हल्के जिला में पड़ते हैं, तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। उनसे इनपुट्स जुटाए जाएंगे, उनकी रिश्तेदारियां पूछेगी, तमाम जो बातें जो चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है, चुनाव अभियान का ये हिस्सा है, उन पर चर्चा की जाएगी। उनसे इनपुट्स लिए जाएंगे, उन्हें दायित्व सौंपे जाएंगे। तो यही इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा है। जी अमित, मैं बात करूं क्योंकि गोविंद कांडा ने कल नामांकन भर दिया है और आज वो सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी आगे के इलेक्शन किस तरीके से जो उसकी तैयारी करनी है। लेकिन चुनौतियां गोविंद कांडा के पास भी कम नहीं है। जिस तरीके से किसानों का आंदोलन प्रदेश में चल रहा है, लेकिन प्लस पॉइंट यहां पे गोविंद कांडा के पास यह है कि सिरसा के लिए वो चेहरा नया नहीं है। सिरसा की जनता के लिए उन्होंने काम किया है।
जी बिल्कुल, अन्नू की चुनौतियां रहती है और नामांकन में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी हाजिरी मजबूती से लगवाई क्षेत्र के लोगों के बीच, तो वो भी एक बात थी। और कल नामांकन उन्होंने दाखिल किया और आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज अभय सिंह चौटाला ने भी नामांकन कर दिया है इनेलो की ओर से, और कांग्रेस के पवन बेनीवाल भी नामांकन करने जा रहे हैं। तो ऐसे में जब त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा उसमें चुनौतियां रहेंगी। और रही बात गोविंद कांडा की छवि की, तो छवि उनकी खास उसमें उनमें नजर आया, खासतौर पर उनकी समाज सेवी जो छवि थी उसको लेकर जो है वो बीजेपी आश्वस्त कहीं न कहीं नजर आई। एक बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे हुआ, एक रिपोर्ट तैयार की गई उम्मीदवारों को लेकर। उन रिपोर्ट के आधार पर ही उनका जो है वो उम्मीदवारी उनकी तय की गई। लंबा मंथन हुआ है, कोई एक दो दिन की बात नहीं थी, ये 6 महीने से इसकी कसरत चल रही थी। और इसी कसरत को ही अब जमीनी स्तर पर देखा जा सकता है कि गोविंद कांडा आ गए और लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, चाहे वे भाजपा के कार्यकर्ता और दूसरे ऐलनाबाद क्षेत्र के लोकल लोग हैं, वे लगातार उनके संपर्क में हैं और हर रोज जो उनसे मिलते आ रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी के जब से संभावना बनी थी तभी से लोग आना शुरू हो गए थे। और अब आज नामांकन तीनों उम्मीदवार जो मुख्य रूप से मुकाबला जिनमें होने जा रहा है और उनके अंदर जो है वो मुकाबला होगा, तो देखने वाली बात है कौन मजबूत रहेगा, कौन किस प्रकार से चुनौतियों से निपट पाता है। एक और भी बात है, तो ये एक अवसर है ऐलनाबाद की जनता के लिए, जिससे भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा सहयोग समर्थन दे रही है। और उस इलाके की इच्छा के अनुसार गोविंद कांडा को हमने उम्मीदवार बनाकर उनकी भावनाओं को खरा उतरने का प्रयास किया है। क्या सर यहाँ पे बीजेपी और जेजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है? क्योंकि जो गोविंद कांडा का चेहरा है, जो उनकी छवि है, सिरसा में बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। जिस तरीके से वो समाज सेवी रहे हैं, उन्होंने कोरोना काल से लेके जब भी कोई संकट काल है तब काम किए हैं। देखिए, ये परिवार समाज सेवी और अपने संसाधनों से जनता का यथा सामर्थ्य सेवा सुश्रूषा में लगे रहते हैं, वो तो एक विशेष है ही। लेकिन मैं जिस बात को महत्वपूर्ण मानता हूं वो ये है कि ऐलनाबाद की जनता के पास जो अवसर आया उसको वो ऐलनाबाद की जनता किस प्रकार से उसको देखेगी। कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच हमारा जो अवसर था पिछले काफी समय से, ये जो अपोजिशन के बीच की सीट आ रही थी, उस सीट को एक मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी ने इलाके को डेवलप करने के लिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जनता अच्छे से उसका समर्थन करके और अपने लिए महत्वपूर्ण अवसर को कैसे सजाए, वो एक महत्वपूर्ण चीज है। उसी पर ज्यादा फोकस जनता का, ऐलनाबाद की जनता का, हमारी पार्टी का रहेगा, जिससे कि पूरा हरियाणा जैसे विकास की गति को ले रहा है वो ऐलनाबाद की जनता भी उसका रूबरू हो। जी सर, अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये चुनाव है, एक जिले में है और एक छोटे क्षेत्र में है, क्या इसमें जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी सामने आएंगे या गोविंद कांडा के सामने चुनौतियां होगी, या फिर लोग जो वहां के लोकल मुद्दे हैं उनको देखकर वोट करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि विधानसभा और उपचुनाव जी ये 2 एंगल पर लड़ा जाता है। स्थानीय समस्याओं को सुलझाने में कोई समर्थ है जी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सत्ता पक्ष की, जिसकी सरकार है। ऐलनाबाद सीट यदि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी तो उसकी सत्ता की दावेदारी में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं डाल सकता, न उसके समर्थन में और यहाँ। लेकिन अवसर यह है कि इस इलाके की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम गोविंद कांडा रहेंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी आज हरियाणा में शासन कर रही है, तो उसका लाभ ऐलनाबाद की जनता को मिलने वाला है। सर आप बने रहे हमारे साथ। मैं अब रुक करती हूं अपने सहयोगी अमित का। अमित, जिस तरीके से इन्होंने भी बताया कि चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन गोविंद कांडा उस चुनौती को पार कर जाएंगे। जी निश्चित रूप से मैं सुन रहा था शास्त्री जी को भी। तमाम चुनौतियां हैं। मुद्दा एक, अगर सबसे बड़ी बात अगर करें तो कृषि कानूनों को लेकर जो है वो विरोध हो रहा है, वो मुद्दा है। लेकिन गोविंद कांडा ने कल जो बातचीत हुई थी उसमें कहा था कि किसान भी हमारे भाई हैं, और सबसे बड़ी बात यही है कि उपचुनाव हो और उसमें जो क्षेत्र के लोकल जो स्थानीय मुद्दे हैं वो उन पर एक बड़ा आधारित रहता है। अब देखने वाली बात होगी कि उन मुद्दों को जो उम्मीदवार
हैं भाजपा के गोविंद कांडा, उन मुद्दों को लेकर कितना लोगों के बीच जाते हैं और किस प्रकार से उन मुद्दों को उठाते हैं और उनको हल करने का आश्वासन देते हैं। जैसे मैंने पहले हमारी चर्चा में मैंने कहा था कि जो गांव कुत्ता बढ़ा है उसमें दशकों पुरानी समस्याएं हैं, एक पुल की समस्या है, सेम की समस्या है, जो परिवहन की सुगम व्यवस्था नहीं है, वहां बसों की हालत खस्ता है, शिक्षा के क्षेत्र में वहां पिछड़ापन है, एक कॉलेज नहीं है वहां सरकारी, जो ऐलनाबाद की एक मांग है, तो नाली क्षेत्र के अलग मुद्दे हैं। तो यह तमाम मुद्दे हैं जो स्थानीय मुद्दे हैं, इन पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये मुद्दे आज एक बड़े गंभीर मुद्दे, गंभीर समस्याएं बन चुके हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लड़ाई लड़ी जाएगी, जो उनको मुद्दा उठाया जाएगा। तो ऐसी अगर जो जनता की डिमांड है वो लगातार हमारे सामने आ रही है, उनकी समस्याएं आ रही है, तो देखने वाली बात होगी इन मुद्दों को लेकर भाजपा क्या रुख अपनाती है और उनके उम्मीदवार कितना लोगों को इस मुद्दों को लेकर आकर्षित कर पाते हैं। जी अमित, बात करूं मैं, विकास का मुद्दा इन चुनावों में कितना अहम रहेगा, कितना फायदा यहां पर मिलेगा? जी बिल्कुल, विकास का मुद्दा अनु हमेशा ही रहता है और खासतौर पर अगर ऐलनाबाद के पिछड़ेपन की बात की जाए, वैसे तो यह राजस्थान के बॉर्डर पर बसा हुआ हरियाणा का अंतिम जो विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन अगर इधर से माना जाए तो प्रथम भी है। लेकिन विकास के मामले में जिस प्रकार से इसे अंतिम माना गया हमेशा से ही, तो वो चाहे इनेलो का शासन रहा या कांग्रेस का रहा, अब भाजपा भी शासन में है, लेकिन विकास के मामले में महरूम था हमेशा से ही। वहां विकास के मामले में अछूता रहा ऐलनाबाद क्षेत्र। पहले यह परिसीमन 2008 में हुआ, उसके बाद उससे पहले यह लगातार आरक्षित सीट रही, यहां से अनुसूचित जाति के उम्मीदवार जीतते रहे, लेकिन विकास के मामले में जो पिछड़ापन था उसे कभी दूर नहीं किया गया। इनेलो और कांग्रेस ही यहां से मुख्य रूप से चुनाव जीतती आ रही है। अगर इनेलो की बात करें तो उनका दबदबा ज्यादा रहा। अब भाजपा ने एक मास्टर स्ट्रोक जिसको आप बोल रही हैं वो खेला है, तो देखने वाली बात होगी कि गोविंद कांडा की जो छवि है और जो उनकी अपनी कार्य क्षमता है, कार्यशैली है, और भाजपा का साथ उन्हें मिला है, जेजेपी का साथ मिला है, तो वो कुछ असर दिखा पाती है। तो कितना लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, तमाम बातें रहेंगी इस चुनाव में, महत्वपूर्ण बातें रहने वाली हैं। जी अमित, मैं बात करूं क्योंकि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के चलते एकमात्र जो विधायक थे यहां से इनेलो के, एकमात्र अभय चौटाला, उन्होंने इस्तीफा दिया था कि जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं हो जाएंगे तब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे या हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात उन्होंने कही थी। लेकिन अब वो फिर मैदान में उतरे थे, तो क्या वो महज एक चुनावी स्टंट था उनका? जी ऐसा है कि जब राजनीति होती है उसमें तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं जनता के बीच अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए। तो अभय सिंह ने भी अपनी ओर से एक मास्टर कार्ड खेला था। उस समय अल्टीमेटम दिया था, तारीख का ऐलान किया था कि इतने तारीख तक अगर उनका जो है वो कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तो वे इस्तीफा दे देंगे, और ऐसे में 27 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन बात सबसे बड़ी बात, जैसे ओपी धनखड़ है प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने कहा कि अभी कृषि कानून वापस तो नहीं हुए और कृषि कानूनों की कोई बात भी नहीं है, और उसके बावजूद उन्होंने इस्तीफा दिया और अब चुनाव मैदान में वापस आ गए हैं। तो ऐसे में उनका चुनाव लड़ना जो है वो बेमानी है। तो इस तरह के आरोप भी उन्होंने लगाए। तो देखने वाली बात होगी कि जो कार्ड खेला था और उस वजह से आज क्षेत्र की जनता उपचुनाव देख रही है, तो उसमें उनका जो इस्तीफा देना था और अब चुनाव लड़ना है उसको जनता कैसे एक्सेप्ट करती है और भाजपा इसको कैसे मुद्दे के रूप में भुनाती है, वो देखने वाली बात होगी। वो भविष्य के गर्भ में है। आज नामांकन का अंतिम दिन है, उसके बाद से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी चुनाव प्रचार की, तो उसमें कितना प्रचार किस प्रकार से तेजी से चलता है वो देखने वाली बात होगी। जी अनु। जी अमित, आप बने रहे हमारे साथ। मैं बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी के पास लौटती हूं। सर, मैं बात करूं अभय चौटाला, जिन्होंने किसानों के चलते अपना इस्तीफा दिया था, अब वो फिर मैदान में हैं, कैसे देखते हो आप इसको? क्या उन्हें लोगों का समर्थन मिलेगा वहां पे? मैं तो पिछले काफी दिन से इसके लिए एक शब्द प्रयोग करता हूं जी, राजनीतिक पैतराबाजी। अभय सिंह चौटाला की केवल और केवल ये राजनीतिक पैतराबाजी थी। उन सबको ये पता था कि आपकी केवल इस्तीफे देने से जी कृषि कानूनों में किसी प्रकार का कोई बदलाव होने की ताकत आपके अंदर नहीं है जी। लेकिन उनको पता था कि ओम प्रकाश चौटाला अभी जमानत से वापस आएंगे, इस चुनाव को हम, क्योंकि हमारी परंपरागत सीट है वो जीत ही लेंगे,
और इस चुनाव की जीत के बाद हम पूरे हरियाणा में अपनी सत्ता वापसी का अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का निर्माण करेंगे जी। और केवल इस राजनीतिक पैंतराबाजी के कारण से उन्होंने रिजाइन किया और उसी पैंतराबाजी से जिस किसान के नाम से उन्होंने रिजाइन किया था वो किसान से तो पूछा नहीं उन्होंने। संयुक्त मोर्चा के एक प्रवक्ता ने मेरे सामने कहा था कि हमने कोई नहीं कहा कि अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़े, तो किसके तो कहने से आपने रिजाइन किया था और किसके कहने से आप चुनाव लड़ रहे हैं? यानी 2, 4, 5, 10 व्यक्ति आपने बुलाकर वही किसान है और वही आपके समर्थक है, उन्हीं को आप किसान कहोगे, वही आपके मतदाता है। दूसरे किसान नेता यदि चुनाव लड़ने की बात करते तो वो चुनाव में आने वाले किसान नहीं मानते। मैं पूछना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी खालिस्तानियों को, शराबियों को, मर्डर करने वालों को, बलात्कारियों को किसान नहीं मानती, तो कहते हैं कि ये किसान नहीं मानते उनको। सर, लेकिन आज अहमदाबाद के अंदर सर मैं यहाँ पे बात करूं क्योंकि जो किसानों के संगठन है, संयुक्त मोर्चा है, उन्होंने भी यहाँ पर चुनाव उम्मीदवार के रूप में विकल्प प्रचार को मैदान में उतारा है। कैसे देखते हैं आप, क्या किसान आंदोलन यहाँ पर सामने आए? मेरा वही विषय था कि जिस प्रकार से संयुक्त मोर्चा में किसान ने अपने उम्मीदवार को खड़ा करके चुनाव अपने पक्ष में करने का था, तो अभय सिंह चौटाला को स्वयं ही वापिस होना चाहिए था जी। कि अब किसान नेता आ गए और मैं तो किसान के हित में चुनाव इस्तीफा दिया था, तो अब मेरे विचार में कि साधारण किसान को विधानसभा में अपने प्रयास करूंगा, भेजूंगा, तो वो एक मैसेज जाता हरियाणा की जनता को कि देखिए हम सत्ता के लिए नहीं, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वो ऐसा अवसर इनेलो के नेता नहीं देख पाए। वो तो केवल सत्ता की, जो मैंने शब्द प्रयोग किया, पैंतरेबाजी की राजनीति, वो इसके ऊपर एक स्टिक शब्द का प्रयोग होता है कि ये पैंतराबाजी जो थी वो सिरे नहीं चढ़ेगी, क्योंकि अब जो विकल्प विचित्र है उनको आप क्या कहेंगे? उनको किसान कहेंगे, क्या कहेंगे आप उसको? और दूसरा, किसान मोर्चे के लिए भी चुनौती है। किसान मोर्चा किसको समर्थन करेगा? अपने किसान संगठन के व्यक्ति को। उन्होंने तो कैंडिडेट उतारा है ना सर, किसान संगठनों ने अपना एक उम्मीदवार उतारा है यहाँ पर विकल्प प्रचार के रूप में, उन्होंने उसको मैदान में उतारा है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो निर्दलीय उम्मीदवार है, इसका घाटा कहीं ना कहीं तीनों जो उम्मीदवार है उनको देखने को मिलेगा। देखिए, वो तो समय बताएगा, इलाहाबाद की जनता बताएगी कि वो अपने किसान हितैषी होने का दावा करने वाले इन संगठनों को समर्थन देगा या राजनीतिक पैंतराबाजी करने वाले इनेलो को देगा, या जिसने किसानों की इस हालत को पैदा करके और आज इस कदर किसान की हालत खराब कर दी, उसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस को वोट देगा, या पिछले 7 साल से किसान के हित में अनेकों जो स्कीम चलाकर नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय को दोगुना करने का जो साहसिक निर्णय लिया था, उसके साथ आएगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत शास्त्री जी और अमित तिवारी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।